नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप को। गाइज, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरपीएससी जब भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, हमेशा आपको राजस्थान के भूगोल से, मीन्स इसके फिजिकल फीचर से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज़रूर मिलते हैं। तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर पूरा 1 लाइनर नोट्स की फॉर्म में इसको रेडी करके दिया है, जिससे कि आपको कहीं भी अलग से गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या आपको बुक से भी इसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इसे ऑथेंटिक जो आपकी बुक्स चल रही हैं वहाँ से इसे तैयार किया है। तो ये आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, सारे फैक्ट्स मैंने इसमें कवर किए हैं। अगर आप यहाँ से इस टॉपिक को तैयार करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको इसको अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। तो चलिए गाइस, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं अपने फर्स्ट फैक्ट की। तो फर्स्ट फैक्ट है यहाँ से, राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। तो यहाँ से एक फैक्ट आपके पास निकल कर आता है। पूरे राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल मिड में, ठीक है, यानी मध्य में जो भाग है वो कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फैक्ट यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैप के अकॉर्डिंग या भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग अरावली पर्वतमाला आपकी कौन से क्षेत्र में पड़ती है, उत्तर में, पूर्व में, कौन सी दिशा में पड़ती है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये पूरे राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में है। ठीक है, यानी बीचों बीच है, मध्यवर्ती भाग में है। बात करते हैं अपनी सेकंड फैक्ट की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। जो पूरे विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाएं रही हैं उनमें से एक है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, और कहाँ पर है ये? राजस्थान में। तो ये फेमस नाम है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, फेमस चीज़ है तो आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं अपनी सेकंड फैक्ट की। तो सेकंड फैक्ट है यहाँ से आपका राजस्थान का पश्चिमी भाग। ठीक है गाइस, राजस्थान का पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग जो हमारा है वो किससे कवर किया हुआ है? मरुस्थल से। अब बात करते हैं इसके मैप की। तो हम इसको मैप के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप ये मैप बना दिया पूरा भौगोलिक क्षेत्र का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्शन के हिसाब से इसे डिवाइड किया है। जो मैप याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको डायरेक्शन के हिसाब से याद रखें और एरिया के हिसाब से। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैप में उत्तर दिशा की, तो उत्तर दिशा में कौन सा है, कौन सा स्टेट लगा हुआ है? पंजाब लगा हुआ है। और कौन सा क्षेत्र है राजस्थान का? तो घग्गर मैदान क्षेत्र है। ठीक है, घग्गर का मैदान है। अब आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र है, कौन सा मैदान है, कहाँ पर आपका पठार है। इस तरह से आपको सब कुछ याद करते हुए चलना है। तो यहाँ से 3 फैक्ट कवर हो गए। उत्तर दिशा के अंदर कौन सा राज्य लगा हुआ है? पंजाब लगा हुआ है। और किससे, कौन सा एरिया है जो राजस्थान का कवर है? तो घग्गर का मैदान, जहाँ से हम कालीबंगा सभ्यता को पढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा जो एरिया है या जो नगर था वो कहाँ पर था? हनुमानगढ़ जिले में। तो इस तरह से इस फैक्ट को याद रखना है। बात करते हैं अब इसके बाद आपके सेकंड डायरेक्शन की। तो यहाँ पर लगता है हमारा पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा गाइस आपको पता होगा, अगर आप मैप के थ्रू पढ़ते होंगे, कि जो पूर्व दिशा है वहाँ पर हमारा यूपी वाला एरिया लगता है। जैसे कि आप बात करें भरतपुर की, धौलपुर की, वो वाला एरिया लगता है। बात करें अब उत्तर पूर्व की, तो ठीक है, उत्तर और ये पूर्व दोनों के बीच में जो है वो हमारा हरियाणा से लगता हुआ एरिया है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा। उसके बाद पूर्व और दक्षिण, अब ये आ गया दक्षिण। दक्षिण में आपके 2 एरियाज हैं जो लगभग बराबर लगते हैं। इधर हो जाएगा आपका गुजरात और इस तरफ हो जाता है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश। अब इसमें एरिया के हिसाब से अगर हम याद रखेंगे तो हमें ऐसे याद रखना है कि जो पूर्व के साथ में है जो हमारा हाड़ौती का पठार है। ठीक है, पूर्व दिशा के साथ में क्या है हमारा? हाड़ौती का पठार। अब आपको ध्यान रखना है, हाड़ौती का पठार एक फेमस जगह है, तो इसके बारे में हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। तो आपको ये याद रखना है, हाड़ौती का पठार कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हाड़ौती का पठार कौन सी डायरेक्शन में है? तो ये आपका पूर्व और दक्षिण के बीच में पड़ेगा, यानी कि आप कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, हाड़ौती का पठार। दूसरा, इसमें एक और फेमस चीज़ आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें दक्षिण दिशा की, तो यहाँ पर एक नाम है माही का मैदान। ठीक है, ये भी एक फेमस नाम है, तो आपको याद रखना है माही का मैदान। ठीक है, अब माही का मैदान कहाँ से टच करता है? गुजरात से भी टच करता है और एमपी से भी टच करता है। ठीक है, इसी तरह से हम याद रखेंगे अगर पश्चिम दिशा की, तो पश्चिम दिशा में सिर्फ एक ही सबसे फेमस चीज़ है जो कि है थार मरुस्थल। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से ये है कि आपका जो थार मरुस्थल है वो कहाँ पर लगता है? पश्चिमी राजस्थान का एरिया कवर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर ये मरुस्थल है तो इसकी जलवायु भी कैसी होगी? मरुस्थली होगी, यानी कि शुष्क होगी। ठीक है, क्योंकि जो मरुस्थल एरिया होता है वहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होती है, तो जिसकी वजह से वो कैसा एरिया रह जाता है? शुष्क एरिया रह जाता है, यानी ड्राई एरिया रह जाता है। तो आपको ध्यान रखना है
कि जो मैक्सिमम पार्ट है वो राजस्थान का किससे कवर हुआ है, थार मरुस्थल से। और थार मरुस्थल कौन से एरिया में पड़ता है, कौन सी दिशा में पड़ता है, तो पश्चिमी दिशा में पड़ता है। और इसकी जलवायु कैसी है, तो यहाँ पर शुष्क जलवायु है, ठीक है। और इसके गाइस इसकी जो मैप की PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बात करते हैं इसी तरह से आप फैक्ट की, तो यहाँ से हमारा सेकंड फैक्ट है राजस्थान का पश्चिमी भाग। तो गाइस राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, वो किससे घिरा हुआ है, मरुस्थल से घिरा हुआ है। और कौन सा मरुस्थल है, यहाँ पर थार मरुस्थल है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें दक्षिणी पूर्वी भाग। तो हमारा दक्षिणी पूर्वी भाग, जैसे कि मैंने आपको मैप में बताया था, ये आपका दक्षिण है और ये पूर्व है, ठीक है। इन दोनों के जस्ट बीच में जो डायरेक्शन पड़ती है उसको हम दक्षिणी पूर्वी दिशा कहते हैं, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी दिशा। अब यहाँ पर कौन सा एरिया लगता है आपका, तो यहाँ पर आपका पठारी एरिया है, ठीक है। कौन सा एरिया है, पठारी एरिया है। और कौन सा पठार है, हाड़ौती का पठार है, तो आपको ध्यान रखना है। बात करें पश्चिम की, तो यहाँ पर मरुस्थल है। और बात करें आपके दक्षिण पूर्व की, तो यहाँ पर पठार है। और कौन सा पठार है, हाड़ौती का पठार है। तो इस तरह से आपको याद रखना है गाइस। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों में से आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। और सबसे इजी तरीका है मैप को याद रखने का, पश्चिम डायरेक्शन आप याद कर लीजिए, पश्चिम दिशा में आपका थार है और जो आपका दक्षिण पूर्व है यहाँ पर आपका पड़ता है हाड़ौती का पठार। इस तरह से आप मैप को याद कर लेंगे आमने सामने। नेक्स्ट बात करते हैं, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा जाता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जैसे इसमें पूछा जाता है राजस्थान को भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान को भूगोल के आधार पर, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। अब कौन कौन से 4 भाग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसमें आपका, जैसे मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट है इसमें आपका थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कौन सा एरिया पड़ता है आपका, पश्चिमी एरिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट इसमें कौन से 4 भाग हैं, फर्स्ट थार मरुस्थल जो कि पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। सेकंड अरावली पर्वत। गाइस ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो 99% चांस है कि थार मरुस्थल और अरावली पर्वत से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो आपको इन दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है। तो फर्स्ट है इसमें आपका थार मरुस्थल, सेकंड है इसमें अरावली पर्वत। अब गाइस अरावली पर्वत कहाँ पड़ता है, तो ये मध्यवर्ती भाग में पड़ता है। थर्ड बात करते हैं, थर्ड आपका हो गया पूर्वी मैदान, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन से भी याद कर सकते हैं। फर्स्ट पश्चिम की अगर हम बात करें तो इधर की तरफ कौन सा पड़ता है आपका, थार मरुस्थल। उसके जस्ट बाद में बात करते हैं पूर्व दिशा की, तो पूर्व दिशा में आपका पड़ता है पूर्वी मैदान, ठीक है। पूर्व दिशा कौन सी होगी, जो आपका यूपी से लगता हुआ एरिया है। तो पूर्व दिशा में कौन सा लगता है, मैदानी एरिया, आप सबको पता है, ठीक है। वहाँ पर मैदान है और वहाँ पर कौन सा मैदान है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वी मैदान। तो फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर आपका अरावली पर्वत और लास्ट हो जाएगा इसमें आपका दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसमें हमने अभी पढ़ा है हाड़ौती का पठार। इस तरह से 4 फेमस चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। तो अरावली पर्वत कहाँ पड़ता है आपका, मिड में, ठीक है, राजस्थान के मिड में। तो इस तरह से 4 भागों में इसको बांटा गया है। वैसे गाइस अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जो एरियाज हैं ये आपके 4 से फिर 6 डायरेक्शन में बनते हैं, ठीक है। 6 पार्ट में डिवाइड होते हैं बाद में, जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो गाइस बात कर रहे थे कि 6 हिस्से कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये मैप से अगर आप समझेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। फर्स्ट है यहाँ पर आपका सबसे उत्तर में घग्गर का मैदान। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, सबसे ऊपर यानी उत्तर की तरफ आपका जो पड़ता है वो है घग्गर का मैदान। उसके जस्ट बाद में इधर पश्चिम की तरफ जो आता है वो है थार मरुस्थल। उसके बाद जो सेकंड नंबर है, यानी यहाँ पर किस तरह की जलवायु है, तो यहाँ पर शुष्क जलवायु है। बात करते हैं इसके बाद आपका पड़ता है आर्द्र शुष्क, ठीक है। अब देखिए थार मरुस्थल तो यानी शुष्क एरिया हो गया। उसके बाद अगर आप आते हैं अरावली हिल्स पर, तो अरावली हिल्स वाला जो पार्ट है आपका, अरावली पर्वतमाला वाला जो पार्ट है वो कैसा रहेगा, वो लगभग आर्द्र वाला हिस्सा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नमी रहती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, तो वहाँ पर नमी वाला एरिया होता है। तो इस तरह से अगर इन दोनों के बीच में बात करें हम, थार मरुस्थल, ठीक है, यह आ गया आपका थार मरुस्थल और इधर है आपका अरावली हिल्स, ठीक है। इधर हो गया थार और इधर हो गया अरावली हिल्स। तो इनके बीच में जो एरिया पड़ता है आपका, ये होता है आपका आर्द्र शुष्क मैदान, ठीक है। आर्द्र शुष्क यानी कि जो आधा शुष्क हो, ठीक है, ना ही ज़्यादा ड्राई होता है, ना ही ज़्यादा मतलब वेट होता है, ना ही नमी होती है, ना सूखा होता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा आर्द्र शुष्क मैदान। बात करते हैं इसके बाद आपका अरावली हिल्स आ जाता है। अरावली हिल्स के बाद आपका आता है चंबल का मैदान। अब चंबल का मैदान कहाँ पे पड़ता है, अब आप सबको पता है कि चंबल नदी कहाँ है, कोटा में। तो कोटा से लेके और ये आपका धौलपुर तक ये जो एरिया लगता है ये आपका चंबल का मैदान होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फेमस मैदान है, चंबल का मैदान। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, अगर नदी की भी बात होती है तो आपको ध्यान रखना है चंबल नदी क्षेत्र है ये। तो चंबल का मैदान हो गया।
अब चंबल का मैदान है तो आपको पता है अगर ये नदी वाला जो एरिया है तो ये कैसा होगा, अब नमी जैसा ही एरिया होता है। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद लास्ट में हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने दो मैदान की तरफ। एक है इसमें दक्षिण दिशा में माही का मैदान और एक है इसमें हड़ौती का पठार। अब आपको ध्यान रखना है पूरे राजस्थान के अंदर जो सबसे ज़्यादा नमी वाले ज़िले हैं, जो सबसे ज़्यादा नमी वाला एरिया है, क्षेत्र है, वो कौन सा है? एक है आपका माही का मैदान और एक है आपका हड़ौती का पठार। ये सबसे ज़्यादा नमी वाला एरिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नमी वाला क्षेत्र है कौन सा? माही का मैदान और सेकंड इसमें हो जाएगा हड़ौती का पठार। तो इस तरह से आप इन दोनों को याद रखेंगे। तो ये गाइज इस तरह से आपका पूरा भूगोल का मैप है आपका। ठीक है, तो यहाँ से हमने कौन कौन से फैक्ट कवर किया है। फर्स्ट है इसमें कि अरावली हिल्स हमारा कहाँ पड़ता है? मध्यवर्ती भाग में। ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से शामिल है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं पश्चिम में बात करें तो मरुस्थलीय एरिया है और दक्षिणी पूर्वी भाग में बात करें तो पठारी एरिया है। अगर भौगोलिक संरचना के आधार पर बात करते हैं तो राजस्थान को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। फर्स्ट थार मरुस्थल, सेकंड अरावली, थर्ड आपका पूर्वी मैदान और लास्ट हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी पठार। तो गाइज अब बात करते हैं अपने फोर्थ थार मरुस्थल की। तो थार मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनने वाले हैं। बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो थार मरुस्थल में फर्स्ट फैक्ट है आपका, भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक आपका थार मरुस्थल लगता है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि थार मरुस्थल कहाँ से है, पूरे भारत के पश्चिमी एरिया कह सकते हैं, साथ ही साथ राजस्थान का भी आपका पश्चिमी एरिया ही लगता है, पश्चिमी क्षेत्र लगता है। तो राजस्थान के पश्चिम से या हम कहें भारत की पश्चिमी दिशा से, ठीक है, तो पश्चिमी सीमा से लगकर ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है? मध्य राजस्थान में अरावली तक। ये फैक्ट हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि हमारा जो अरावली हिल्स है वो कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान के मध्य में। तो ठीक है, जहाँ पर अरावली शुरू होगा उससे पहले तक आपका कौन सा एरिया लगता है? थार मरुस्थल लगता है। पहले थार मरुस्थल है, उसके बाद आपका अरावली हिल्स आता है, अरावली पर्वतमाला। इस तरह से आपको याद रखना है। तो भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक क्या लगता है आपका? थार मरुस्थल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जा चुका है। सेकंड, अब बात करते हैं आपकी क्षेत्र की। तो इसके अंदर कितने जिले आते हैं? जो गाइस इसके अंदर जो डाटा होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, फिगर्स होते हैं, वो आपको टिप्स पे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन कितने एरिया को कवर करता है। बात करते हैं सेकंड फैक्ट की। तो यहाँ पर है कि कितने जिले यहाँ से लगते हैं। तो ये 12 जिलों को कवर करता है। पूरे राजस्थान के अंदर 12 जिलों को कौन कवर करता है? थार मरुस्थल कवर करता है। बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो यहाँ पर 61% क्षेत्रफल है इसका। इट मीन्स कि पूरे राजस्थान का मैक्सिमम जो पार्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर जो हिस्सा है राजस्थान का, वो कौन कवर करता है? थार मरुस्थल कवर करता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो थार मरुस्थल है वो कितना एरिया कवर करता है। तो 61% कवर करता है। ठीक है, जो कि पूरे राजस्थान का मैक्सिमम भाग है, अधिकतर भाग है। बात करते हैं इसकी जनसंख्या की। तो पूरे राजस्थान की 40% जो जनसंख्या है वो थार मरुस्थल वाले एरिया में आ जाती है। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि जो पश्चिमी एरिया लगता है उसमें हमारा बीकानेर है, बाड़मेर है, ठीक है, जैसलमेर है, ये सारे जितना भी एरिया है, ये जितने भी ज़िले हैं, ठीक है, जालोर है, ठीक है, ये जितना भी एरिया, सिरोही वगैरह, ये सब लगता हुआ आपका किसके अंदर आता है? थार मरुस्थल के अंदर। यानी 33 में से 12 जिले आपके किसके अंदर लग जाते हैं? थार मरुस्थल में। तो आपको डाटा बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे होना चाहिए। ये आपका श्योर है, श्योर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। कितना क्षेत्रफल है? 61%, जो कि मैक्सिमम है पूरे राजस्थान का। बात करते हैं जनसंख्या की। तो 40% जनसंख्या जो है वो यहाँ पर निवास करती है। बात करते हैं थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की। थार मरुस्थल को विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। कि विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। बात करते हैं कि इसको थार मरुस्थल क्यों कहा जाता है। अब गाइज ये वैसे तो लाइन्स है, फैक्ट है जो आप पढ़कर छोड़ देते हैं, बट यहीं से अभी जो क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है, अब उसमें वो मैच की तरह से क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है, या फैक्ट की तरह डाले जाते हैं। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा थार मरुस्थल पर और उसमें उसकी विशेषताएं दी जाएंगी 4, ठीक है, उनमें से आपको पहचानना होगा कि कौन सी विशेषता है और कौन सी नहीं है। तो इसलिए आपको इसके रिलेटेड सारे फैक्ट पता होने चाहिए। तो बात करते हैं कि इसको सबसे धनी मरुस्थल क्यों कहा जाता है। सभी मरुस्थलों में सबसे अधिक जनघनत्व जनघनत्व का मतलब होता है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर मैदान की बात नहीं हो रही या राजस्थान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पूरे मरुस्थल की बात हो रही है कि और जितने भी मरुस्थल हैं आपके, उनमें से ऐसा कौन सा मरुस्थल है जो सबसे ज़्यादा धनी है, ठीक है, तो वो याद रखना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व है और स्थलों के कंपेयर में, यानी और मरुस्थलों के कंपेयर में।
ठीक है। सेकंड इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा पशु घनत्व है, यानी जितने भी सबसे ज़्यादा पशु हैं वो और मरुस्थल के कंपेयर में यहाँ ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सेकंड यहाँ पर वर्षा होती है मैक्सिमम, खनिज विविधताएं बहुत है यहाँ पर, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीके यहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के खनिज पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है, कृषि सिंचाई के साधन पाए जाते हैं, और सर्वाधिक जैव विविधता के कारण इसे पूरे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता के कारण। ये श्योर है, ये 2-3 बार पहले भी पूछा जा चुका है। 2013 थर्ड ग्रेड के अंदर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कौन से मरुस्थल में पाई जाती है, तो हमारे जो राजस्थान का थार मरुस्थल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। तो ये चारों फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं गाइस अपने फोर्थ फैक्ट की। तो फोर्थ फैक्ट है यहाँ से आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट गाइस मैंने इसको इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी में भी आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेट इंडियन ही इसी तरह से लिखा है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो इस टर्म को आपको इसी तरह से याद करना है इंग्लिश में, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। हिंदी में इसको भारतीय महामरुस्थल बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसकी कि कौन कौन से एरियाज आते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको 3 एरिया हैं जो आते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, यानी 3 क्षेत्र हैं, 3 जिले हैं जो विशेष रूप से यहाँ पर कवर होते हैं, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो ट्रिक मैंने यहाँ पर गाइस बना दी है, जैस बीबा ग्रेट इंडियन डेजर्ट का हिस्सा है। कौन, जैस बीबा ग्रेट इंडियन डेजर्ट का हिस्सा है, ठीक है। अब जैस बीबा से क्या हो जाएगा, जैस से यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर, और बी से यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर, और बा से हो जाएगा बाड़मेर, ठीक है। तो आपको तीनों नाम इजीली याद हो जाएंगे। जैस बीबा ग्रेट इंडियन डेजर्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो जैस से हो जाएगा जैसलमेर, बी से हो जाएगा बीकानेर, और बा से हो जाएगा यहाँ पर बाड़मेर। तो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट का हिस्सा है, मतलब कि ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट के क्षेत्र में आते हैं। कौन से, ये 3 जिले, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। बात करते हैं 5th और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो ये गाइस आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और आगे भी पूछे जाने के 100% चांसेस हैं। तो बालू का स्तूप या धोरे किसको कहते हैं, ठीक है। इस टर्म को आपने कई बार सुना होगा, बालू का स्तूप या धोरे किसको कहते हैं। तो इस क्षेत्र में, यानी किस क्षेत्र की बात कर रहा है, यही जो आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाला क्षेत्र है, मीन्स बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी और रेत के टीले पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, रेतीली मिट्टी, क्योंकि गाइस ये मरुस्थलीय एरिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेत ही और रेत के टीले ही पाए जाएंगे। तो रेत और रेतीली मिट्टी और रेत के टीले जो पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हवा से अपना स्थान बदलते रहते हैं। आपको पता है कि जब तेज हवाएं चलती है तो जो मिट्टी है, रेतीली मिट्टी होती है, वो उड़कर दूसरी जगह पर वो इकट्ठा ढेर बनने लग जाता है, ठीक है। एक स्थान से फिर दूसरे स्थान पर जो मिट्टी है वो हवा से उड़कर जमा होने लग जाती है, और फिर से उसी तरह से रेत का ढेर कहें या टीला कहें वो बन जाता है। तो इसकी यही विशेषता है कि हवा से बार बार ये अपना स्थान बदलते रहते हैं, ठीक है, ये रेतीले टीले। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बालू का स्तूप कहते हैं, और हम इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में या स्थानीय भाषा में धोरे बोलते हैं। तो दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो इसमें इसको क्या बोला जाता है, बालू का स्तूप। अगर हम टर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बालू का स्तूप क्यों कहा जाता है, क्योंकि बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, हवा के कारण अपने स्थान को बदलते रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बालू का स्तूप। और अगर हम अपनी राजस्थान की स्थानीय भाषा की बात करें, लोकल लैंग्वेज की बात करें, तो इसमें इसको धोरे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको एज इट इज याद करना है। बात करते हैं अपने 6th फैक्ट की, और ये लास्ट फैक्ट है हमारा। थार मरुस्थल को धरातल के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है इसमें आपका मरुभूमि। अब मरुभूमि से मतलब आपको पता है कि यहाँ पर मरुस्थलीय भाग की बात कर रहा है। मरुस्थलीय भाग कौन सा होगा, विशेष रूप से आपका बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। बात करते हैं सेकंड, तो यहाँ पर क्या है आपका घग्गर का मैदान। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि वैसे तो मेन इसमें 4 भाग होते हैं, लेकिन अगर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो इसमें 6 भाग निकल कर आते हैं, ठीक है। तो वो 6 भाग कैसे बनते हैं कि जो आपका थार मरुस्थल है उसी का हिस्सा है आपका घग्गर का मैदान, ठीक है, इसलिए हम इसको अलग से नहीं पढ़ते हैं। तो घग्गर का मैदान हो गया इसमें। थार मरुस्थल के अंदर फर्स्ट आया मरुस्थल भूमि, जो पर्टिकुलर मरुस्थलीय एरिया होता है पश्चिमी डायरेक्शन वाला। सेकंड इसमें आता है आपका घग्गर मैदान, जो कि आपका उत्तर दिशा में लगता है। थर्ड इसमें आता है आपका आर्द्र मरुस्थल भाग। अब गाइस ये आर्द्र मरुस्थल मैंने अभी आपको बताया था मैप में कि अरावली हिल्स से पहले वाला और
जो आपका थार मरुस्थल है उसके बाद वाला जो एरिया होता है, ठीक है, ये वो आपका हो गया थार मरुस्थल और इधर हो गया आपका अरावली हिल्स। तो इनके बीच में जो भी एरिया लगता है वो आपका आर्द्र मरुस्थल एरिया होता है, ठीक है, आर्द्र मरुस्थलीय भाग होता है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ है यहाँ पर आपका नागौर की उच्च भूमि। अब इसको आपको पर्टिकुलर याद रखना है, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सबसे उच्च भाग आपको कहाँ मिलता है, ठीक है, तो उच्च भूभाग कहाँ पर मिलता है, नागौर में। तो आपको ध्यान रखना है नागौर की उच्च भूमि, ये इसका फोर्थ फैक्ट है। फिफ्थ है इसमें आपका अंतः प्रवाही प्रदेश, ठीक है, फिफ्थ फैक्ट है आपका अंतः प्रवाही प्रदेश। इस तरह से 5 भागों में इसको बांटा जाता है। फर्स्ट मरुस्थल भूमि, सेकंड घग्गर का मैदान, थर्ड आर्द्र मरुस्थलीय भाग, फोर्थ नागौर की उच्च भूमि और फिफ्थ है इसमें आपका अंतः प्रवाही प्रदेश। तो आपको ये 5 पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने हैं गाइज। इसमें ये आपका जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक अरावली पर्वतमाला और एक आपका थार मरुस्थल, इनसे 101% आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज हमने थार मरुस्थल को कंप्लीट कवर किया है, जिसमें कि हमने 6 फैक्ट कवर किए हैं। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और भी वीडियोस हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड, राजस्थान जीके से रिलेटेड, उन सभी की प्लेलिस्ट गाइज मैंने अपने चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपको PDF वगैरह चाहिए या फ्री नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।